गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एचआईवी में हमने उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिकॉशन, उसका डायग्नोसिस और उसमें जो एक्स्ट्रा कमेंट्स थे वो सारे हमने पूरे कर लिए थे। आज इस टॉपिक का जो लास्ट कमेंट है हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर, वो है एचआईवी की प्रतिकृति या रेट्रोवायरस की प्रतिकृति, कि ये वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद में कैसे अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके बारे में हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एचआईवी की प्रतिकृति। एचआईवी की प्रतिकृति। तो बच्चों, एचआईवी वायरस है वो मूल रूप से आरएनए युक्त वायरस है, मतलब उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए से निर्मित होता है। तो देखो डायग्राम में, ये है अपना रेट्रो वायरस। ठीक है, ये जो पदार्थ दिख रहा है आपको, ये इसका है आरएनए युक्त आनुवंशिक पदार्थ, और ये जो लाइन दिख रहा वो है प्रोटीन आवरण। ठीक है, यानी वायरस में दो चीज है, चारों ओर में प्रोटीनी आवरण है जो वायरल प्रोटीन से निर्मित है, और जो भीतर की ओर है वो क्या है, उसका आनुवंशिक पदार्थ है जो किससे निर्मित है, आरएनए से निर्मित है। अब ये जो आरएनए वायरस है, ये वायरस किसी जीव, ये आपके सामने मैंने कोशिका बना रखी है, ये किसी जीव की संरचना है। उस जीव की संरचना के अंदर, यानी जंतु कोशिका हो गई, उस जंतु कोशिका के अंदर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आनुवंशिक पदार्थ युक्त वायरस है ये शरीर पर हमला करता है। ये देखो, ये हमला कर रहा है। अब हमला करेगा तो इसके अंदर एक विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है, जिसकी बात की थी अपन ने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की सहायता से जैसे ही हमला करता है, हमला करते ही प्रोटीनी आवरण, यानी ये बाहर का आवरण तो कहां रह गया, बाहर रह गया, और अंदर पहुंच गया कौन, इसका आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, ये देखो आनुवंशिक पदार्थ आ गया। ये आनुवंशिक पदार्थ इस एंजाइम की उपस्थिति में, इस एंजाइम की उपस्थिति से बदल जाता है वायरल डीएनए में, यानी एमआरएनए जो आरएनए था, इसका आनुवंशिक पदार्थ जो आरएनए था वो बदल गया किसके अंदर, डीएनए में बदल गया। बात क्लियर हो गई। ठीक है, वापस देखो, ये एचआईवी वायरस है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए युक्त, चारों ओर प्रोटीन का आवरण है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये हमला करता है तो प्रोटीनी आवरण कहां रह गया, बाहर रह गया, और अंदर कौन प्रवेश करता है, केवल इसका आनुवंशिक पदार्थ। ये आ गया। आनुवंशिक पदार्थ पर क्या उपस्थित है, संरचना में पढ़ा है अपन ने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उस एंजाइम की सहायता से क्या होगा, जो आरएनए है वो किसमें बदलेगा, डीएनए में। ये देखो, ये डीएनए बन गया। अब ये डीएनए इस कोशिका की जो आनुवंशिक पदार्थ है, इस कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, ये देखो, इस कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ, ये कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ, इसके साथ में जाकर ये जुड़ जाता है। ये देखो, अलग से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, संक्रमण कर रहा है। क्लियर हो गई बात। ये देखो, ये सिंपल कोशिका कैसी होती है, ये कोशिका, ये इसका क्रोमेटिन पदार्थ है, ये ऐसा था, इसके साथ में कौन जुड़ा, ये वायरल डीएनए है, ये जुड़ा तो क्या बना, देखो बना क्या, ये बन गया। ये देखो, इस टाइप का हो गया। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जैसे ही इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये भी डीएनए है और ये भी आनुवंशिक पदार्थ है, तो ऐसा होने पर ये इसकी कॉपी कर लेता है, इसके सारे गुणों को अपने साथ में जोड़ लेता है, और फिर क्या होगा, एक संक्रमित डीएनए का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं संक्रमित डीएनए का निर्माण। ठीक है, अब ये संक्रमित डीएनए क्या करेगा,
कोशिका द्रव, कुछ कोशिका को लेकर क्या करेगा, संक्रमित कोशिका बनाएगा। ये देखो, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सेल्स, संक्रमित कोशिका। संकरित है, संकरित क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का, देखो ये आनुवंशिक पदार्थ किसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये हो गया इस कोशिका का हो गया, ठीक है। तो संकरित हो गया, हाइब्रिड हो गया, तो ये दोनों प्रकार के गुणों वाला हो गया, और इस प्रकार ये संकरित कोशिका बन गई। इसमें आनुवंशिक पदार्थ वायरस का भी है। अब ये कोशिकाएं शरीर में घूमती रहती है और दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करती रहती है। क्यों, क्योंकि आधा गुण कैसा हो गया इसमें, शरीर का हो गया, आधा वायरस का। तो शरीर के लिए ये अनजानी कोशिका नहीं होगी, यानी प्रतिरक्षी तंत्र इसको पराया समझकर नष्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति के अंदर ये लगातार शरीर के अंगों को संक्रमित करता रहता है, प्रतिरक्षी तंत्र को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है। तो ये है इसकी प्रतिकृति। समझ में आ गई? एक बार वापस देखिए कि सबसे पहले जो ये वायरस है, ठीक है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, चारों ओर प्रोटीन का आवरण है, ये इस स्थिति के अंदर किसी कोशिका पर हमला करता है। जैसे ही शरीर पर हमला करेगा तो क्या होगा, इसका प्रोटीनी आवरण भाग तो बाहर रह जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है कोशिका में। आ गया। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम आरएनए को डीएनए में बदल देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था वो डीएनए में बदल गया, ये देखो, ठीक है। अब क्या होगा, ये डीएनए वाला आनुवंशिक पदार्थ जिस कोशिका पर हमला कर रहा है उस कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, एक नया प्रकार की क्या बन जाएगी, हाइब्रिड डीएनए का निर्माण होता है, जिसमें आधा तो किसका डीएनए हो गया, वायरस का, और आधा डीएनए किसका हो गया, उस कोशिका का। ये देखो हाइब्रिड डीएनए बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये नए वायरल या नए कोशिकाओं का उत्पादन करता है, और वो नई कोशिकाएं कैसी बनेगी, आधी तो कोशिका के समान और आधी वायरस के आनुवंशिक पदार्थ के समान मिक्स कोशिका बनेगी, और ये कोशिकाएं शरीर के अंगों में जाकर अन्य अंगों को प्रभावित करती है, संक्रमण बढ़ाती है और प्रतिरक्षी तंत्र को नष्ट कर देती है। तो ये था इसका क्या था, प्रतिकृतिकरण। Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix.
ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. हाँ, तो नेक्स्ट चीज शुरू कर रहे हैं वो है पोलियो। इस डिजीज को बाल पक्षाघात या बच्चों का लकवा भी कहते हैं। इस डिजीज को बाल पक्षाघात या बच्चों का लकवा भी कहा जाता है। ये एक वायरल डिजीज है। इस डिजीज का जो कॉज है, सबसे पहले कॉज की बात करें तो कॉज है इसका टोगा वायरस। कारक पोलियो या टोगा वायरस इस रोग का कारण होता है। इसके कारण यानी पोलियो वायरस या टोगा वायरस के थ्रू आउट ये डिजीज क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है उसकी बात करते हैं। प्रभावित अंग। तो ये जो डिजीज होती है ये बेसिकली हाथ और पैरों को प्रभावित करती है, क्योंकि उसमें बच्चों में पोलियो के सिम्टम्स यानी पैरालिसिस कंडीशन जनरेट होती है। कैसे होती है वो हम इसके सिम्टम्स में देखते हैं। तो जो ये बीमारी है, इस बीमारी का सबसे पहला जो लक्षण होता है वो बच्चों के अंदर बुखार होता है, तेज बुखार आएगा। बुखार के साथ खांसी होगी, खांसी के साथ में जुकाम होगा और लूज मोशन और उल्टी दस्त दोनों साथ में चालू हो जाते हैं। 3-4 दिन तक सेम यही कंडीशन बनी रहती है। उसके बाद रोगी अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पाता, उसमें वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। और कमजोरी के कारण जब धीरे धीरे ये वायरस रक्त के साथ में मस्तिष्क और मेरुरज्जु में आ जाता है और वहाँ आने पर बच्चे के अंदर दौरे पड़ते हैं,
शरीर अकड़ जाता है, ऐंठन आती है, जिसे बोलते हैं ताण आना। ताण या दौरे, इसी को बोलते हैं ऐंठन। बच्चे का पूरा शरीर अटक जाता है, दांत टाइट हो जाते हैं, कभी कभी मुंह से झाग भी निकल सकते हैं। तो ये कंडीशन जनरेट होती है और सांस लेने की दर धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद बच्चे का जो हाथ और पैर है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। तो लक्षणों की बात करें तो क्या क्या होगा? सिर दर्द होता है, बुखार, फिर उल्टी दस्त, उसके साथ साथ में जो इफेक्ट जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोरी, हाथ पैर में गति नहीं हो पाती, हाथ पैर बच्चा हिला नहीं पाता। ये इसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं। फिर बात करते हैं इसके बचाव की। तो इसका बचाव, इसका टीकाकरण नहीं है, इसका बचाव केवल इसके टीके से ही संभव है। तो बचाव के लिए 1952 में यूएसए में जोनास सॉक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने वैक्सीन टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, एल्बर्ट 1955 इसने सबसे पहले इंजेक्शन होता था। इसका इंजेक्शन सुई के द्वारा शरीर पर लगाया जाता था, लेकिन एल्बर्ट ने 1955 में पोलियो के लिए मुंह से देने वाली ओरल ड्रॉप, मुंह से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया। और यह दवा बच्चे को जन्म के पहले वर्ष से 3 बार ओपीवी, मुख से पिलाने वाली दवा, जो ओपीवी मेडिसिन है, ओपीवी, ये जन्म के प्रथम वर्ष में 3 बार 1-1 महीने के अंतराल पर पिलाई जाती है। ये इसका डोज होता है। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, 27 मार्च 2014 को WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। यानी इसके बाद एक भी पेशेंट अब तक पोलियो से ग्रसित नहीं मिला है। तो ये एक अच्छी बात है कि पोलियो जैसी बीमारी से बच्चों को मुक्ति मिल गई। तो ये मूल रूप से ये वो रोग है जो बच्चों में जन्म के बाद में ही उसको पैरालिसिस कर देता है और इसका कोई इलाज भी नहीं था। तो ये था पोलियो, आपने देखा। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट डिजीज। अगली बीमारी है रेबीज। रेबीज का नाम आते ही हमें सीधा कुत्ता काटने पर होने वाली बीमारी। हाँ, इस रेबीज का जो पर्याय है वो कुत्ते काटने की बीमारी बन चुका है। तो शुरू करते हैं इस बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कारक की बात करते हैं। कारक है वो है रेब्डो वायरस, ये इसका कारक है। ये बीमारी केवल कुत्ते के काटने से नहीं होती, ये कुत्ते के अलावा कुछ जानवर है, मैं नाम बता रहा हूँ, पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, लोमड़ी, बंदर, इनकी लार के अंदर रेब्डो वायरस पाया जा रहा है। ये जो वायरस है वो पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी,
बिल्ली, बंदर, इनकी लार में पाया जाता है। तो ये सारे जानवर बताए हैं, अगर इनकी लार अगर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो रेबीज होने की संभावना पूरी रहती है, और इस रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना, पानी से डर लगना। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं, पानी से डरने वाले। तो शुरू करते हैं इस रोग के लक्षण। इस रोग के जो मुख्य लक्षण है वो, इस रोग के मुख्य लक्षण है कि पागल जानवर या कुत्ते के काटने के 4-5 दिन बाद में प्रकट होते हैं। काटने के स्थान पर जहां उसने काटा है वहां पर सूजन आ जाता है, दर्द होता है, और जब भी कोई व्यक्ति जिसको कुत्ते ने काटा है या संक्रमित जीव ने काटा है तो जब भी कोई पानी पिएगा तो उसमें दौरा पड़ता है, और दौरे के समय गर्दन अकड़ जाती है, मुंह से झाग निकलते हैं और व्यक्ति डर जाता है, डरने के भाव प्रकट होते हैं। ये उसका सबसे बड़ा जो लक्षण है। लक्षण प्रकट होने के बाद में लगभग मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी थी। और पानी से डर लगने के कारण इसी रोग का नाम हाइड्रोफोबिया रखा गया है, यानी जल से भय। जल से भय, ये इसका सिम्टम है। फिर अब करें क्या? तो इसके लिए जो उपचार है, इसका बचाव है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उपचार में जहां कुत्ता काटता है उस काटे गए घाव, जहां उसने काटा है, काटे गए घाव पर क्या करना है, किसी भी मेडिकेटेड सोप से घाव को साफ करना है। उसके बाद वहां पर बैंडेज करना है, और साथ में उस कुत्ते की 10 दिन तक निगरानी करनी होती है। यदि इन 10 दिन में या तो कुत्ता पागल हो जाएगा, या कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, और या कुत्ते पर कोई प्रभाव नहीं होता। तीनों केस में कुत्ते की मृत्यु हुई या कुत्ता पागल हुआ तब इसका वैक्सीनेशन है, इसका इंजेक्शन लगते हैं, वो करवाना पड़ेगा। और अगर कुत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसमें कोई समस्या जनरेट नहीं होती है। इस रोग के उपचार के लिए तो पहले बार घटना बता रहा हूं मैं आपको। रोग के उपचार में सबसे पहले 14 इंजेक्शन पेट में लगाए जाते थे, उदर में टीके लगाए जाते थे, जो इससे प्रतिरोधी टीके होते थे। ठीक है, इस रोग के निदान के लिए लुईस पास्चर ने 1885 में टीके का आविष्कार किया था। अब इस रोग से बचने के लिए 1885 में लुईस पास्चर ने इसके लिए टीके का आविष्कार किया था। और ये 14 टीके 14 दिन के अंदर, पर डे एक टीका 14 दिन तक रेगुलर पेट में लगाए जाते थे। और ये बहुत तेज दर्द करते थे, क्योंकि पेट की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें इससे खिंचाव होता था। कुछ ही सालों पहले एक नए प्रकार के टीके का निर्माण हुआ है, नए टीके की खोज हुई है। ये टीके 3 इंजेक्शन के रूप में हाथ पर लगाए जाते हैं। पहले पेट में लगते थे, लेकिन अब कहाँ लगते हैं? हाथ पर लगाए जाते हैं। इन टीकों को मैरीएक्स ह्यूमन वैक्सीन, मैरीएक्स ह्यूमन डिप्लॉयड कोशिका टीके, इनको बोलते हैं मैरीएक्स ह्यूमन डिप्लॉयड कोशिका टीके। ये नई खोज हुई है, अमेरिका में खोज हुई थी। ये टीके 3 इंजेक्शन के रूप में, 3 इंजेक्शन के रूप में हाथ पर लगाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये जो टीका बना है मैरीएक्स ह्यूमन कोलाइड कोशिका टीका, ये बहुत प्रभावी टीका है। और ये टीके सबसे पहले अमेरिका में 1980 में प्रयोग में लाए गए थे। उसके बाद आजकल पूरी दुनिया में इन्हीं टीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका सटीक उपचार है। तो ये है अपना रेबीज। इसमें अपन ने देखा रोग कारक कौन सा था, इसके लक्षण क्या थे, इसका प्रभावित अंग होता है वो होता है मांसपेशियां और ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इससे प्रभावित अंग होते हैं। लक्षण मैंने आपको बताया, डरने वाली बात होती है, पानी से डरता है, सूजन, दर्द,
दौरे पड़ते हैं, ये इसके लक्षण थे। बचाव, जितने भी अपने पालतू जानवर होते हैं उन पालतू जानवरों को हमेशा उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना आवश्यक होता है, ताकि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर इस रोग का संक्रमण नहीं हो सके। और उपचार इसका वैक्सीनेशन था, जो आजकल करंट में मैरीएक्स ह्यूमन डिप्लॉयड कोशिका टीके, वर्तमान में मैरीएक्स ह्यूमन डिप्लॉयड कोशिका टीके इसका प्रभावी उपचार है। तो ये था अपना रेबीज।